18वीं सदी का हिंदुस्तान सोचो कितना अमीर, लेकिन उथल पुथल भी बहुत थी। बादशाह आते जाते रहते थे, किसी की किस्मत बनती, किसी की बिगड़ती। इसी दौर में एक आदमी सबसे अलग था। नाम था उसका जगत सेठ। न वो राजा था न योद्धा, लेकिन राजाओं को बना भी सकता था, बिगाड़ भी सकता था। जगत सेठ हिंदुस्तान का सबसे अमीर बैंकर, बंगाल का किंग मेकर। उसकी कहानी है महत्वाकांक्षा की, साजिशों की और ताकत के बदलते स्वभाव की। ये कहानी आज भी हमारे दिलों को छूती है, हमें याद दिलाती है उन ताकतों की जो हमारी दुनिया को आकार देती है। ये कहानी है हमारे चुनावों की और उनके नतीजों की जो हमें भुगतने पड़ते हैं। जगत सेठ की कहानी बंगाल के नवाबों के आलीशान महलों से बहुत दूर शुरू हुई। उनका जन्म मारवाड़ के एक साधारण ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। उनका परिवार व्यापार करता था। पूरब के बाजारों में उन्हें संभावनाएं नजर आईं। वो नए मौके खोजते हुए बंगाल आ गए। छोटे जगत सेठ का दिमाग बिजनेस के लिए बहुत तेज था। उन्होंने व्यापार और पैसे के लेन देन के गुर जल्दी सीख लिए। उन्हें नए मौके पहचानने की कुदरती काबिलियत थी। उनकी चतुराई ने बड़े बड़े व्यापारियों का ध्यान खींचा। वो तरक्की करते गए और खूब दौलत कमाई। ईमानदारी और निष्पक्षता के लिए उनकी प्रतिष्ठा उनकी दौलत के साथ साथ बढ़ती गई। इससे उन्हें व्यापारियों और शासकों दोनों का विश्वास हासिल हुआ। बंगाल के तत्कालीन नवाब मुर्शिद कुली खान ने जगत सेठ की काबिलियत को पहचाना। उन्होंने जगत सेठ में एक अनमोल हीरा देखा। उन्होंने जगत सेठ को अपना निजी बैंकर नियुक्त किया। ये एक अहम मोड़ साबित हुआ। उनका रुतबा बढ़ गया। वो बंगाल के सबसे ताकतवर बैंकर बन गए। उन्हें जगत सेठ की उपाधि दी गई, जिसका मतलब है दुनिया का बैंकर। ये उपाधि उनकी अपार दौलत और रसूख को दर्शाती थी। जगत सेठ की दौलत सिर्फ सोने चांदी में नहीं थी, उनकी असली ताकत थी बंगाल की अर्थव्यवस्था की पेचीदगियों को समझने में। उन्होंने व्यापारिक रास्तों पर नियंत्रण किया, सेनाओं को पैसा दिया और मुद्रा विनिमय दरों में हेरफेर की। वो बंगाल की वित्तीय प्रणाली की धुरी बन गए। व्यापार के पहिए उनके इशारे पर चलते थे। उनका प्रभाव बंगाल की सीमाओं से बहुत आगे तक फैला हुआ था। उनके व्यापारिक नेटवर्क पूरे हिंद महासागर में फैले हुए थे। उनके जहाज बेहतरीन रेशम, मसालों और जवाहरातों से लदे दूर दूर के देशों तक जाते थे। वो ऐसी दौलत लेकर वापस आते थे जिससे उनकी तिजोरी और भर जाती थी। वो सिर्फ एक चतुर व्यापारी ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी भी थे। उन्होंने यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की क्षमता को पहचाना। उन्होंने डीच, फ्रांसीसी और सबसे खासकर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संबंध स्थापित किए। इस फैसले के दूरगामी परिणाम हुए। इसने अंततः भारत की किस्मत को आकार दिया। जगत सेठ समझते थे कि असली ताकत सिर्फ दौलत से नहीं, बल्कि जानकारी से भी आती है। उन्होंने मुखबिरों का एक विशाल नेटवर्क बनाया। ये जासूस पूरे बंगाल और उसके बाहर फैले हुए थे। वे दिल्ली में मुगल दरबार के राज की बातें करते थे। वे सूरत और मद्रास के बंदरगाह शहरों से खबरें लाते थे। उनके एजेंट प्रतिद्वंद्वी नवाबों के दरबार में मौजूद थे। वे उन्हें राजनीतिक साजिशों और बदलते गठबंधनों से अवगत कराते रहते थे। इस खुफिया नेटवर्क ने उन्हें एक महत्वपूर्ण फायदा दिया। वह राजनीतिक बदलावों का अंदाजा लगा सकते थे। वह ऐसे फैसले ले सकते थे जिससे उनके हितों को बढ़ावा मिले और उनकी विशाल संपत्ति की रक्षा हो। इसने उन्हें बंगाल के नवाबों का एक अनमोल सहयोगी बना दिया। वे उनके वित्तीय समर्थन और सलाह पर तेजी से निर्भर होते जा रहे थे। भाग 5, सिराज के खिलाफ साजिश, धोखे का जाल। 1756 में नवाब अलीवर्दी खान की मृत्यु ने बंगाल में उथल पुथल मचा दी। गद्दी उनके पोते सिराजुद्दौला को मिली। सिराज एक युवा और महत्वाकांक्षी शासक थे। वह अपना अधिकार जमाने के लिए दृढ़ थे। इससे उनका जगत सेठ से टकराव हो गया। सिराज बैंकर की अपार शक्ति और प्रभाव से सावधान थे। वह उसे अपने अधिकार के लिए खतरा मानते थे। राजनीतिक हवाओं में बदलाव को भांपते हुए जगत सेठ ने एक खतरनाक खेल खेलना शुरू कर दिया। वह सिराज के खिलाफ एक साजिश में शामिल हो गए। इस साजिश में सिराज की सेना के कमांडर इन चीफ मीर जाफर और महत्वाकांक्षी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी शामिल थे। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में अंग्रेजों ने बंगाल में अपना प्रभाव बढ़ाने का अवसर देखा। उन्होंने व्यापारिक रियायतों और राजनीतिक नियंत्रण के बदले मीर जाफर को नया नवाब बनाने का वादा किया। सिराज की बढ़ती ताकत से डरते हुए जगत सेठ ने इस विश्वासघाती साजिश का समर्थन किया।
उन्होंने सिराज के खिलाफ अन्य शक्तिशाली रईसों को प्रभावित करने के लिए अपनी दौलत और प्रभाव का इस्तेमाल किया। भाग 6 प्लासी का युद्ध, इतिहास में एक निर्णायक मोड़। भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण युद्धों में से एक 1757 में प्लासी के युद्ध के लिए मंच तैयार था। इस युद्ध में जगत सेठ की भूमिका युद्ध के मैदान पर नहीं थी। पर्दे के पीछे घटनाओं में हेरफेर करने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। सिराजुद्दौला के साथ उनका विश्वासघात निर्णायक साबित हुआ। क्लाइव के साथ पहले से तय समझौते के बाद मीर जाफर ने अपनी सेना वापस ले ली। इससे सिराज की सेना कमजोर और नेतृत्व विहीन हो गई। युद्ध पूरी तरह हार गया। सिराजुद्दौला को पकड़ लिया गया और मार डाला गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजयी हुई। अब वे बंगाल के असली मालिक थे। इस जीत ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। इसने भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। भाग 7 किंग मेकर का पतन, एक महंगा गठबंधन। शुरुआत में जगत सेठ का मानना था कि उन्होंने अंग्रेजों का साथ देकर सही चुनाव किया है। उसने सोचा कि वे दृढ़ सिराज की तुलना में उसके हितों के प्रति अधिक सहमत होंगे। हालांकि उन्हें जल्द ही अपने फैसले की मूर्खता का एहसास हुआ। अंग्रेजों ने अपनी औपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप अपना अधिकार जमाना शुरू कर दिया। उन्होंने प्लासी के युद्ध में अपनी भूमिका के मुआवजे के रूप में भारी मात्रा में धन की मांग की। जगत सेठ अन्य धनी बैंकरों और व्यापारियों के साथ अत्यधिक कर और श्रद्धांजलि देने के लिए मजबूर हुए। उनका प्रभाव, जो कभी सर्वोपरि था, कम होने लगा। अंग्रेजों को किंग मेकर की कोई जरूरत नहीं थी। वे बंगाल के नए शासक थे। जगत सेठ, कभी शक्तिशाली बैंकर जिसने बंगाल की नियति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ने खुद को दरकिनार और हाशिए पर पाया। भाग 8 जगत सेठ की स्थायी विरासत। 1763 में जगत सेठ की मृत्यु हो गई। उनकी पूर्व की शक्ति का साया मात्र रह गया था। वह एक जटिल विरासत छोड़ गए। वह एक शानदार व्यवसायी थे जो विनम्र शुरुआत से भारत के सबसे अमीर आदमी बन गए। वह एक चतुर राजनीतिक संचालक थे जिन्होंने साजिश और हेरफेर का खतरनाक खेल खेला। उनके कार्यों ने हालांकि आत्मसंरक्षण से प्रेरित होकर अंततः सिराजुद्दौला के पतन में योगदान दिया और भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का मार्ग प्रशस्त किया। उनकी कहानी हमारे कार्यों के अनपेक्षित परिणामों की याद दिलाती है। यह इतिहास के पाठ्यक्रम को आकार देने में धन, शक्ति और महत्वाकांक्षा की जटिल परस्पर क्रिया पर प्रकाश डालता है। भाग 9 बैंकर किंग से सबक। जगत सेठ की कहानी आज भी हमारे लिए महत्वपूर्ण सबक रखती है। यह हमें याद दिलाती है कि शक्ति चाहे कितनी भी पूर्ण क्यों न लगे, हमेशा क्षणिक होती है। यह अदूरदर्शी महत्वाकांक्षा के खतरों और प्रभाव रखने वालों के सामने आने वाली नैतिक दुविधाओं को दर्शाता है। उनकी कहानी महत्वाकांक्षा और लालच के बीच की बारीक रेखा की चेतावनी के रूप में कार्य करती है। यह दूरदर्शिता के महत्व और हमारे कार्यों के दीर्घकालिक परिणामों पर विचार करने की आवश्यकता को रेखांकित करता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जगत सेठ की कहानी हमें धन और प्रभाव के साथ आने वाली जिम्मेदारियों पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह हमें खुद से पूछने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपनी शक्ति का उपयोग अधिक न्याय संगत और न्यायपूर्ण दुनिया बनाने के लिए कैसे कर सकते हैं।